एक गांव में चार मित्र रहते थे। तीन मित्रों के पास शास्त्रों का अथाह भंडार था। वे घंटों जटिल श्लोकों की व्याख्या करते थे, लेकिन जब घर की छत टपकती या कुएं से पानी निकालने की बारी आती तो वे असहाय खड़े रहते थे। दूसरी ओर रामू था। रामू ने कभी बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े थे, पर उसे पता था कि किस मौसम में बीज बोना है और जंगल में रास्ता कैसे ढूंढना है। एक सुबह तीनों विद्वानों ने अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे राजधानी जाकर धन कमाएंगे। रामू ने अपना झोला उठाया और उनके पीछे चल दिया। विद्वानों ने उसे अपने साथ चलने पर ताना मारा, पर रामू चुप रहा। वह जानता था कि किताबी पन्नों और असल दुनिया के बीच एक गहरी खाई होती है। चारों मित्र जंगल की ओर बढ़ चले, जहां उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा किस विनाशकारी मोड़ पर खत्म होने वाली है। जंगल की सघनता बढ़ती गई। पेड़ों की घनी छाया के नीचे, झाड़ियों के बीच उन्हें एक सफेद हड्डियों का ढेर मिला। पहला विद्वान रुक गया। उसने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ आकृतियां बनाईं और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जमीन पर बिखरी हड्डियां आपस में टकराने लगीं, एक दूसरे से जुड़ने लगीं। कुछ ही पलों में एक विशालकाय ढांचा वहां खड़ा हो गया। यह एक शेर का कंकाल था। तीनों विद्वान उसे देखकर चकित थे, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व की चमक थी। दूसरा विद्वान आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ से कंकाल को छुआ और एक और मंत्र पढ़ा। हड्डियों के ढांचे पर नसें उभरने लगीं। सूखी हड्डियों के ऊपर लाल मांस की परतें तेजी से चढ़ने लगीं। खाल ने हड्डियों को ढंक लिया। देखते ही देखते वह निर्जीव ढांचा एक मांसल शेर के शरीर में बदल गया। वह अब एक मृत कंकाल नहीं, बल्कि एक भारी भरकम शरीर था। हवा में मांस की गंध फैल गई। रामू ने 2 कदम पीछे हटाकर अपनी नजरें चारों ओर घुमाईं। उसे जंगल की खामोशी में एक अनहोनी का आभास हो रहा था। तीसरा विद्वान अपनी विद्या के अहंकार में चूर था। उसने शेर के मांसल शरीर की ओर हाथ बढ़ाया और मंत्र पढ़ने के लिए मुंह खोला। रामू ने तुरंत उसे झकझोरा और चिल्लाया, रुको, इसे जीवित करना मौत को न्योता देना है। यह कोई खिलौना नहीं, शिकारी है। इसे मत जगाओ। तीनों विद्वानों ने रामू की ओर देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने रामू को कायर और मूर्ख कहकर संबोधित किया। रामू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने बिना बहस किए पास के एक ऊंचे बरगद के पेड़ की ओर दौड़ लगा दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ की मोटी डाल को पकड़ा और ऊपर की ओर खिंच गया। नीचे से विद्वानों की हंसी और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। रामू ने ऊपर से नीचे की ओर देखा। उसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें छाती से टकरा रही थीं। वह पेड़ की सबसे ऊंची और सुरक्षित डाल पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी नजरें नीचे उन तीनों पर टिका दी जो अब भी अपनी विद्या के नशे में शेर के सामने खड़े थे। जंगल की हवा थम गई थी, जैसे प्रकृति भी आने वाले विनाश का इंतजार कर रही हो। रामू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने पैरों को डाल के साथ कसकर जमा लिया। तीसरे विद्वान ने अपना अंतिम मंत्र पूरा किया। हवा में एक भारी गूंज उठी। शेर की बंद पलकें फड़फड़ाईं। अचानक उसकी पीली आंखें पूरी तरह खुल गईं। पुतलियां स्थिर हुईं और उसने अपने सामने खड़े तीनों विद्वानों को देखा। शेर के गले से एक भीषण गर्जना निकली जो पूरे जंगल में गूंज गई। इससे पहले कि कोई विद्वान संभल पाता, शेर ने अपनी पिछली टांगों पर जोर दिया। वह बिजली की गति से झपटा। उसके पंजे हवा में लहराए और पहले विद्वान के सीने को चीरते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरा विद्वान भागने के लिए मुड़ा, लेकिन शेर ने एक ही छलांग में उसे दबोच लिया। तीसरा विद्वान चिल्लाया, लेकिन शेर के जबड़ों ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। पेड़ की डाल से रामू ने देखा कि कैसे वह विशालकाय शरीर उन तीनों के ऊपर हावी हो गया। धूल और पत्तों का गुबार उठा। शेर ने एक बार फिर दहाड़ मारी। उसके दांतों पर लाल निशान चमक रहे थे। वह अपनी भारी चाल के साथ झाड़ियों की ओर मुड़ा और ओझल हो गया। पेड़ की डाल पर सन्नाटा पसर गया था। रामू ने नीचे की ओर झांका। वहां अब केवल धूल और बिखरी हुई हड्डियां बची थीं।
उसने धीरे धीरे अपने पैर नीचे की ओर लटकाए और सावधानी से तने को पकड़ते हुए नीचे उतरा। जमीन पर पैर रखते ही उसने एक गहरी सांस ली। उसने उन अवशेषों की ओर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसके पैर मिट्टी पर मजबूती से टिके थे। रामू ने अपना झोला संभाला और जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ा। उसके कदम स्थिर थे। उसने अपने मन में दोहराया कि किताबी विद्या का अहंकार तब तक निरर्थक है जब तक उसे विवेक की कसौटी पर न परखा जाए। बिना व्यावहारिक सूझबूझ के किया गया हर प्रयास केवल विनाश को ही जन्म देता है।